बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मौका दिया है। 27वीं आईनी तरमीम जो ऐवान में ले हुई है उसके हवाले से बात करने के लिए आज हमारे पास ये तरमीम आई है बाकायदा। कल ये सेनेट हुई है। कुछ वक्त से इस तरमीम के हवाले से बात हो रही थी, बल्कि मैं कहूँगी कि कुछ महीनों से क़यास आराइयाँ थीं कि कोई तरमीम आ रही है, और हमने बार बार मीडिया को ये बताया कि हमारे इल्म में इस तरमीम के हवाले से कोई इत्तला नहीं, ना हमें ऑफिशियली बताया गया, लिहाजा हम किसी भी स्पेक्युलेशन पर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर कुछ रोज़ कबल हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाए। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर एतमाद में लिया और उन्हें बताया कि ये प्रपोजल्स हैं जो हम 27वीं आईनी तरमीम में लाना चाहते हैं। 3 नवंबर था जब हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो खुद इस ऐवान का हिस्सा हैं, उन्होंने 3 नवंबर को एक्स अकाउंट पे जो अपना है उस पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरह वज़ीर आज़म साहब आए हैं और इन नुकात पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा कदम था जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान तो हमेशा ये बात करते हैं कि शफाफियत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हमारी जमात से नहीं भी थे और जो हमारे क्रिटिक्स भी थे, उन्होंने भी इस बात को सराहा कि बिलावल साहब ने फ़ौरन उस पोस्ट के ज़रिए तमाम लोगों को एतमाद में लिया और बताया कि इस तरह का प्रपोज़ल बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के सामने आया है। इसके बाद चेयरमैन साहब ने खुद अपने उस पोस्ट के अंदर 6 नवंबर की एक हमारी जो सीसी का ऐलान किया कि सदर मुमलिकत कतर के दौरे पर हैं और वापस आते ही वो 6 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाईएस्ट फोरम है डिसीजन मेकिंग, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया गया। और इस बात को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि सदर मुमलिकत कतर के दौरे से वापस आए, एयरपोर्ट से सीधा वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में तशरीफ़ लाए। तो सर, हम सिर्फ अपनी इस कमिटमेंट का इजहार यहाँ पर दोहराना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के आइन में एक कोई प्रपोजल आ रहा है 27वीं तरमीम की शक्ल में, तो वो इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इस पर हमें अपनी पार्टी की जो आला क़यादत है उसने फ़ौरन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पार्टी की है उसका इजलास बुलाया। मुझे नहीं पता कि ये प्रैक्टिस किसी और जमात ने की या नहीं की, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जमात की एक वर्किंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले पब्लिक को एतमाद में लिया गया उस एक्स पोस्ट के ज़रिए, और उसके बाद अपने तमाम जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के उनको बुलाया गया। एक हम टेबल पे बैठे। सर, वो एक दिन की मीटिंग नहीं थी या वो चंद घंटों की मीटिंग नहीं थी, वो मीटिंग 2 रोज़ चली है। वो एक दिन में हम डिस्कशन मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन के इस इख्तिताम पर खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मीडिया को ब्रीफिंग दी, अपडेट दी कि क्या डिस्कस हुआ है, और दोबारा कल हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू शेयर द काइंड ऑफ सीरियसनेस एंड कमिटमेंट दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज शोन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज brought to us by the government on a certain date। तो ये तो हमारा एक तरीका था। अब सर, क्योंकि ये यहाँ ले हो चुका है, इससे कबल सेनेट में ये ले हुआ, उसके बाद फौरन, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यू पर्टिकुलरली हियर बिकॉज हमारी जो एडवाइजरी की मीटिंग थी जिसके अंदर तमाम लोग मेंबर्स हैं बशमूल अपोजिशन के, ये वहाँ पे आपने इत्माद में लिया था तमाम लोगों को कि जी पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा और दोनों हाउसेस की कमेटी मिलकर
जो ही ये अमेंडमेंट सामने आएगी, ऑफिशियल ड्राफ्ट सामने आएगा, तो दोनों हाउसेस की जो कमिटीज़ हैं लॉ एंड जस्टिस की, जो दीगर लेजिस्लेशन को भी देखती हैं, वो फौरन बैठेंगी और इस पर सहर हासिल बहस होगी, जिसमें तमाम अरकान जो इसके रुकन हैं या अगर किसी और को इंटरेस्ट होगा तो वो भी इसमें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें जमा करा सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस वाज इट्स अ वेरी गुड आइडिया फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपने इसको एक, मैं समझती हूँ, ओपननेस जो आपने इसमें शो की है पार्लियामेंट्री फोरम्स को एंगेज करने की, वो काबिल तहसीन है. सर, इसके बाद सेनेट के अंदर भी ये आ गया, ले हुआ, ये मीटिंग्स हुई और मैं जानती हूँ हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स जो इस कमेटी का हिस्सा थे नेशनल असेंबली से या सेनेट से, उन्होंने long hours, these were marathon meetings, these meetings went on for many hours. रात को ये फारिग होते थे और यकीनन बड़ा एग्जॉस्टिव ये पूरा प्रोसेस था. इसमें बैक एंड फोर्थ भी हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी लीडरशिप से भी बात करनी थी, कोई मेंबर कोई राय देता था, कोई जमात कोई राय देती थी. तो ये एक प्रोसेस था जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ही फॉलो होता है. हमारे कुछ साथियों को अनडेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में भी काम करने की आदत है. मुझे याद है कि मरहूम जनरल मुशर्रफ के सबसे बड़े हामी जो हैं वो उस तरफ बैठे हैं. उनके रेफरेंडम में जो पोलिंग एजेंट से लेकर वोटर हो या कैंपेन चलाना हो, वो इनके जिम्मे था. तो मैं समझ सकती हूँ कि जमहूरी प्रोसेसेस को ये नहीं समझते, जमहूरी प्रोसेसेस इनके सर से गुजर जाते हैं. मैं समझ सकती हूँ कि जब ये यहाँ इनको जब हुकूमत दे दी गई थी, बिठा दिया गया था और जब इनका स्पीकर यहाँ बैठा था, जिनका मैं बहुत ज़ाती तौर पे एहतराम करती हूँ, लेकिन बतौर स्पीकर मेरे उनके साथ बहुत इख्तलाफात हैं, क्योंकि वो दर्जनों बिल्स लाते थे और हर बिल जो था उसे पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ कहा जाता था पढ़ा हुआ समझा जाए. अब पढ़ा हुआ समझा जाए, अगर आप पार्लियामेंट को इस तरह के रूलिंग्स देते हैं तो ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक गिराने की बात है. लेकिन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक उस दौर में बहुत ज़्यादा गिराया गया, जिस पर मैंने उस वक्त भी एतराज़ किया. मैं आज भी उनका एहतराम करते हुए उनकी उस रवैये और कॉन्डक्ट पे एतराज़ ज़रूर करती हूँ. और आज सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. अगेन आई वुड से इट्स अ पैकेज. मैनी आर्टिकल्स जो हैं इसमें मेंशन्ड हैं, डिफरेंट नौयत के आर्टिकल्स हैं और मुझे इस बात का पर फख्र है कि इस पैकेज की फाइनल शक्ल तो खैर फाइन ट्यूनिंग के बाद आई है, लेकिन इसके जो खदो खाल हैं वो हमारी पार्लियामेंट, हमारी जो पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है उसमें डिस्कस हुए हैं. सो आई एम अवेयर, एटलीस्ट आई कैन से दैट. आई डोंट नो हाउ मेनी मेंबर्स सिटिंग हियर फ्रॉम डिफरेंट रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज कैन क्लेम दैट, बट आई कैन टेल you that as a member of that executive committee, my leadership took me into confidence as soon as the government took them into confidence about this proposed constitutional amendment draft. सर, सेनेट से पास होने के बाद यहाँ पर पैसेज के लिए एक चीज़ आई है जिस पर हमें बात ज़रूर करनी है. इसमें कुछ चीज़ें किसी को एतराज़ हो सकता है, कोई हिमायत कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अपनी जो गुफ्तगू है उसको इस सोच के साथ करें कि ये पाकिस्तान का मामला है, ये पाकिस्तान के आईन का मामला है. मुझे खुशी हुई कि आज बताया गया कि पाकिस्तान के इस आइन में प्रीएम्बल में चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र है. हम बार बार ये कहते थे कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इस तरह जलील ना करें. आप चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये ना कहें कि मैं उनको रुलाऊंगा, मैं उनका एसी छीन लूंगा, मैं उनको ख्वार करूंगा, मैं इनकी चीखें निकालूंगा. तो हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ये इज्जत आपसे बहुत अरसे से मांग रहे हैं कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इज्जत दें. आप कहते हैं कानून के सामने सब जवाबदेह हैं और ये जमहूरियत है. तो हम आपको आज भी पूछते हैं कि आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल 2022 को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था? आप बताइए. आप भी कानून के सामने उसी तरीके से जवाबदेह हैं.
कल जो मौसूफ यहाँ ये बातें फरमा रहे थे, अगेन मैं उनका जाती एहतराम करती हूँ, लेकिन बतौर स्पीकर उन्होंने वो कुर्सी अपने डेप्यूटी स्पीकर को देकर इस असेंबली को 3 अप्रैल 2022 को डिसॉल्व करवाया। तो आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? आप जवाबदेह हैं ना कानून के आगे बल्कि पूरे पाकिस्तान के आगे, क्योंकि पाकिस्तान के वोटर्स के वोट से वो असेंबली बनी थी जिसको आपने सरहन गैर कानूनी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर आपने डिसॉल्व किया। आपने अपने दौरे हुकूमत में इस असेंबली को जिस तरीके से चलाया वो बातें दूर नहीं है। हम यहीं बैठे थे, हम उस तरफ थे, और बड़ी बदकिस्मती की बात थी उस दौर के एक बजट सेशन का मैं हवाला दूंगी, जब इस साइड पर बैठी हुई वो जमात हुकूमत के अंदर बजट की किताबें ऑपोजिशन पर फेंक रही थी। मेरे पास सर अल्फाज नहीं थे। इट वॉज द स्टेट ऑफ शॉक दैट वी वर इन, कि यहाँ से मतलब वो पहला बजट था जिस पर गवर्नमेंट ने भी रिएक्ट किया, यानी कि वो शायद अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि इस शख्स को ये फॉलो करते हैं उसकी डिक्टेटोरियल माइंडसेट से ये सब वाकिफ हैं। दे ऑल नो कि वो शख्स कैबिनेट मीटिंग्स कैसे चलाता था, अब्रप्टली उठ जाता था कैबिनेट मीटिंग के साथ, कंक्लूड नहीं करता था, लोगों को हाथ नहीं देता था, सरिया में सब दे नो। जो इज्जतदार आदमी है वो कसम खा के मुझे कहे कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं, देखिए इज्जत और बेइज्जती अल्लाह के हाथ में है। वो किसी इंसान के हाथ में होती तो ना किसी की पगड़ी रहती, ना किसी की चादर रहती, ना किसी का दुपट्टा रहता। ये अल्लाह ने अपने हाथ में ली है। तो लेकिन जो गुरूर और तकब्बुर नाउज़ बिल्लाह हमने उस जमाने में देखा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो हम इस दौर में देखें। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन जिन के साथ ज्यादतियां हुई हैं कम से कम आज उसका इतराफ करें। आज माने वो बयानात गलत थे, आज कहें वो गलत था। आप हमें बता रहे हैं फौज के एहतराम की बात। सर, फौज इस स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 93,000 सोल्जर्स दुश्मन की जेलों से आजाद कराए थे। आज भी पाकिस्तान उस एहसान को नहीं भूला। आज भी वो 93,000 जो सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को वो सहरा जाता है। जो हमें कल बांग्लादेश की यहाँ बातें की जा रही थी, शुक्र अदा करें कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिन्होंने कई बातों को उस जमाने में सामने नहीं आने दिया। क्यों? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए। उनको तो 2 टुकड़े मुल्क मिला था, उन्होंने तो इस मुल्क टूटे फूटे पाकिस्तान का उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और ये तोहमतें जो कल लगा रहे थे, मैं उनसे कहूंगी कि तारीख पढ़ें, लेकिन मस्त शुदा तारीख ना पढ़ें, सही तारीख पढ़ें, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ना पढ़ें खुदारा। क्योंकि आप जो आज सीखेंगे, अगर आपने वो न्यूट्रलिटी में नहीं सीखा तो आप कल आने वाली नस्लों का नुकसान करेंगे। अगर आपने प्री कंसीव्ड तरीके से कोई बात पढ़ी या एक टॉक्सिक तरीके से बात को समझने की कोशिश की, तो यू विल ऑलवेज मिसगाइड द जनरेशंस अहेड ऑफ अस। सो सर, आप कल ही इस ऐवान में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की स्ट्रगल, उनकी कुर्बानियों, उनकी जिद्दोजहद के हवाले से एक रेजोल्यूशन हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स लाए, जिसे इस हाउस ने unanimously अप्रूव किया। एंड आई वांट टू आल्सो थैंक दिस ऑगस्ट हाउस। हम सब जानते हैं उस शहीद का स्ट्रगल। जब आपको तारीफ करवानी है तो आप भुट्टो साहब की मिसालें देते हैं, और फिर यहाँ बैठकर जब पीपल्स पार्टी पे हमला करना है तो उसी शहीद के ऊपर आप तनकीद करते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग पॉलिसी। अगर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया तो वो हम सब के लिए किया। हर जमात को उसका इदराक है और होना चाहिए। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की वजीर आजम होने के साथ साथ पूरी मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम है, तो उसका सेहरा पूरे पाकिस्तान को मिला है, वो इज्जत पूरे पाकिस्तान को मिली है। She has been a global leader and she is recognized across the world. तो जब दुनिया शहीद बीबी के ऊपर फख्र करती है,
اور آپ بطور پاکستانی I would say یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے ان چیزوں کو. لیڈرز جو آئیکونک ہوتے ہیں انہیں پوری دنیا میں ہر ملک سیلیبریٹ کرتا ہے, and we don't understand. And I understand why we don't understand, because ہم politically mature نہیں ہو پا رہے ہیں. Because political victimization جو ہے وہ ہماری priority ہے. لیکن for the record I want to also say that People's Party کے دور حکومت میں ایک پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا, اور یہ اس کا سہرا صدر آصف علی زرداری کو جاتا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھی پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو اتنا رکھیں کہ ہم پولیٹیکل ڈائیلاگ کر سکیں. آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنی بات نہ کہیں, آپ کریں, لیکن پولیٹیکل انوائرمنٹ کو اتنا کام رکھیں کہ کل کو ہم ملک کے لیے فیصلے جو ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کے بات کر سکیں. میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, آپ نے کچھ میرا ذاتی طور پہ نہیں بگاڑا, لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے جو لیڈرشپ کے لیے ہوں گی, ملک کے خلاف ہوں گی, انسٹیٹیوشنز کے خلاف ہوں گی, بطور پاکستانی I will want the floor to respond to you all. And sir, responsive جواب دوں گی. امیونٹی کی بات آئی ہے سر, امیونٹی کی یہاں پہ بڑی بات ہو رہی ہے, آپ اٹھائیں ذرا. بہت یہاں پہ سر معذرت کے ساتھ صرف جنہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے ان کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے, عام پاکستانیوں کے پاس بھی نالج ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ خدارہ کچھ ریسرچ کر کے آیا کریں, دیکھیں کن ممالک میں پریزیڈنشل امیونٹی ہے. بلکہ 2020 کے بھی رشیا کے میں قوانین دیکھ رہی تھی, ادھر تو ان کی فیملیز کو بھی امیونٹی ہے from all sorts of criminal and other cases. اور اس کی ایک وجہ ہے, سر آئین کے اندر جو پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے وہ عہدہ ایگزیکٹو نہیں ہے, وہ عہدہ ڈیسیشنز نہیں بناتا, وہ عہدہ پالیسیز نہیں بناتا. اگین